हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेरियन चैनल। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। हमारा सेकंड चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होगा। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आज के दिन में। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है? वाई डू सम कंपनी सक्सीड विथ अदर फेल्स? मतलब क्या, अगर बाकी कंपनीज फेलियर में जा रहे हैं और हमारी कंपनी सक्सेस में जा रही है तो उसका रीज़न क्या है? वाई इट शुड हैपन। ठीक है। वाई डिड हिंदुस्तान मोटर्स डू सो वेल फॉर सेवरल डिकेट्स? मतलब हिंदुस्तान मोटर इतना अच्छे से क्यों कर रही है और बाकी जो एयरलाइंस है, ठीक है, बाकी जो हो गए, वो सारी चीज़ें अच्छे से क्यों नहीं कर पा रही है, ये हमें यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही नहीं है आपको तो फिर आप कम्पीट नहीं कर सकते। मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कुछ ऐसा एडवांटेज, कुछ ऐसे कॉमन ट्रेड्स जो बाकी लोगों के पास नहीं होते पर हमारे पास से होते, स्पेशल थिंग्स। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दैट इफ वी डोंट हैव दैट देन वी कांट कंपेयर with others. Okay, competitive advantage is the achieved advantage over rivals when a company profitability is greater than the average profitability of the firms in its industry. आपको एग्जाम में ये वाला डेफिनेशन ज़रूर लिखना है। ठीक है। रोल ऑफ रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू क्रिएशन इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब रिसोर्सेज का, कैपेबिलिटीज़ का, वैल्यू क्रिएशन का, इन सारी चीज़ों का क्या रोल होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पाने के लिए? ठीक है, तो देख लेते हैं रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़। ठीक है, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। Tangible resources are assets that can be seen and quantified. Example: production, equipment, manufacturing plants, etc. Next is capabilities. Exist when resources have been purposefully integrated to achieve a specific task or set of tasks. These tasks range from human resource selection to product marketing and research and development activities. अब जैसे कि हम इधर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर कैसे आता है? नॉलेज, ट्रस्ट बिटवीन मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल के रूटीन्स हो गए, साइंटिफिक कैपेबिलिटी हो गया, इनोवेशंस हो गए, रेपुटेशन हो गया हमारे बिजनेस का, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर एग्जांपल में आती है रिसोर्सेज में। बट यहाँ पर जो हमने कैपेबिलिटीज़ कहा था वहाँ पर कैसे कैसे एग्जांपल से देखिए, मैनेजमेंट टेक्निक्स किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज, कस्टमर सर्विस हो गया, इनोवेटिव मर्चेंडाइजिंग हो गया। मर्चेंडाइजिंग मतलब क्या? सेलिंग। ठीक है, आपको सेलिंग करने का कौन सा इनोवेशन आपने निकाला है, ठीक है, ऐसे कुछ न्यू वेज जिससे हम अच्छे से सेल कर पाए। प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन क्वालिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपेबिलिटीज़। अब देखो यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स, उससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और उसको पाने के लिए हमको लगता है रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज होते हैं दो तरीके के, सबसे पहला होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल में फिजिकल भी होता है और फाइनेंशियल भी होता है, पर इनटेंजिबल में तीन तरीके के होते हैं: ह्यूमन स्किल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रेप्यूटेशन हो गया। ठीक है। ओके गाइस, अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा तो लिया, पर वो होना कैसे चाहिए, उसका कैरेक्टर किस तरह होना चाहिए, वो हमको यहाँ पर बताया गया है। ड्यूरेबिलिटी, the period over which a competitive advantage is sustained depends in part on the rate at which a firm resources and capabilities deteriorate in industries where the rate of product innovation is fast. Product patents are quite likely to be obsolete. Similarly, capabilities which are the results of management expertise, the CEO, are also vulnerable. मतलब क्या, ड्यूरेबल होना चाहिए, ज़्यादा समय तक चलना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब क्या, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हम लोग सीधा किसी को ट्रांसफ़र कर पाए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये लेस सस्टेनेबल होता है। इमिटेबिलिटी, व्हाट इज इमिटेबिलिटी? कैन नॉट बी परचेज्ड बाय would be imitator then they must be built from scratch. How easily and quickly can the competitors to go back? Competitors build the resources and capabilities on which a firm's competitive advantage is based. This is the true test of imitability. ये imitability का एक true test है. For example, in financial services, innovations lack legal protection and are easily copied. Here again, the complexity of many organizational capabilities can provide a degree of competitive defense. Okay. एंड अप्रोप्रिएबिलिटी मतलब क्या? सही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अप्रोप्रिएबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू क्रिएशन? हमको देखो, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेकर आना है तो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला है। पहला क्या था? रिसोर्सेज, सेकंड इज कैपेबिलिटीज एंड थर्ड इज वैल्यू क्रिएशन। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स विद मोर वर्थ। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते थे, पर अभी क्या होता है देखो, यहाँ पर एक डायग्राम के तौर पर समझाया गया है। जीरो दिया हुआ है नीचे, अगर उससे ऊपर देखें तो फर्म्स कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ऊपर प्राइस दिया गया और उसके ऊपर दिया गया वैल्यू ऑफ कस्टमर।
प्राइस से लेकर फर्म्स कॉस्ट तक आता है फर्म का मार्जिन मतलब उसका प्रॉफिट, और प्राइस से लेकर वैल्यू ऑफ टू कस्टमर्स टू लेकर वो कितना आता है, कस्टमर सरप्लस आता है। और अगर टोटल प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस टर्म को आपको अच्छे से याद रखना है, डायग्राम आपको बना के आना है, इस पर 2 मार्क्स होते हैं। Thus, we can say that the value creation is an activity or performance by the firm to create value that increases the worth of goods, services, business process, or in the context of creating better value for competitors, customers purchasing its products and services, as well as for stakeholders in the business who want to see their investment in business appreciate in value. अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहाँ कहाँ लीड करता है, कौन से 3 फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट्स, मतलब जो वैल्यू कस्टमर्स है वो किस पर डिपेंड होते हैं, किस पर प्लेस होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट पर। द प्राइस दैट द कंपनी चार्जेस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स। कौन सा वैल्यू कस्टमर्स, कंपनी प्रोडक्ट्स, प्राइस, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट्स। ओके, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है। पोर्टफोलियो एनालिसिस ये बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लो क्या होता है पोर्टफोलियो मतलब क्या। इसमें 4 टर्म आते हैं। मॉडल्स ऑफ पोर्टफोलियो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, सबसे पहला है SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इट हैज़ अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान्ड फॉर सेपरेटली। इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पर इसके खुद के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और इट हैज़ मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट। Analyzing portfolio may begin with identifying key business, also termed as strategic business unit. SBU is a unit of company that has a separate mission and objectives and which can be run independently from other company business. एक बार हमने SBU को आइडेंटिफाई कर लिया, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है रेस्पेक्ट टू अट्रैक्टिवनेस एंड डिसाइड हाउ मच सपोर्ट ईच डिजर्व्स, मतलब हर एक को कितना उसका डिजर्व सपोर्ट करता है, सब कुछ बोल रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ डिफरेंट SBUs, वेरियस SBUs वो है, जैसे कि फॉर पेट्रोलियम, इंटरनेट हो गया, सर्विसेज हो गया, क्लोथिंग, रिटेल एटसेट्रा, हेडेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाइन ऑफ बिजनेस। सेकेंड टर्म इज एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व मतलब क्या, बिजनेस कर्व, ठीक है। इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर अप्लाइंग अ पोर्टफोलियो अप्रोच। द कॉन्सेप्ट इज akin to learning curve which explains the efficiency increase gained by workers through repetitive product works. Experience curve is based on the commonly observed phenomenon that unit cost decline as a firm accumulates experience in terms of cumulative volume of products. It is based on the concept we learn as we grow, ठीक है। इसका अगर आप डायग्राम देखो तो ये होता है हमारा एक्सपीरियंस कर्व। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे गिरते जाता है वैसे वैसे क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जो है बढ़ते जाता है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट गिरते गिरते प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते, इसके कहते हैं एक्सपीरियंस कर्व। थर्ड कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC, मतलब क्या, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी होती है। अगर सीधा हम लोग डायग्राम में देखें, पहले इंट्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट लॉन्च होगा, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर वो मैच्योरिटी हो जाएगा, मतलब क्या इतना तेज़ी से बढ़ने लगेगा उसके अलावा और कोई रहेगा ही नहीं, और बाद में उसका एक ऐसा भी स्टेज आएगा जहाँ पर वो डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक बार रीड कर लेते हैं, देखो। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेटेजिक चॉइस इज दैट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इट इज़ ए यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। इसेंशियली PLC इज ए एस शेप्ड कर्व, देख सकते हैं आप यहाँ पर कर्व कैसा है, एस की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एस शेप्ड कर्व। Which exhibits the relationship of sales with respect of time for a product that passes through the 4 successive stages of introduction: slow sales growth, maturity and decline, ठीक है। शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। If business are substituted for product, the concept of PLC would work just as well. The first stage of PLC is the introduction stage in which competition is almost negligible, मतलब वहाँ पर competition मतलब negligible होता है, वहाँ वो compete कर ही नहीं पाता ना, अभी लॉन्च हो रहा है बेचारा। ग्रोथ स्टेज में डिमांड एक्सपांड होता है, प्राइस गिरने लगते हैं, डिमांड बढ़ने लगता है, कंपटीशन इंक्रीज होती है, मार्केट जो है एक्सपांड होने लगता है। द कस्टमर हैज़ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड शोज इंटरनेट इन परचेसिंग इट। द थर्ड फेज ऑफ PLC is maturity stage. In this stage, the competition gets tough and the market gets stabilized. Profit comes down because of stiff competition. At this stage, organizations have to work for maintaining stability.
नेक्स्ट इज इन डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ PLC द सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल डाउन शार्पली ड्यू टू सम प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन हो रहा था, फिर उसका ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है ना, यहाँ पर हमारा डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब पूरा गिर ही जाता है, और यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो फॉल होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट्स का नामो निशान नहीं होता। ना बॉस BCG, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था SBU, अब आता है हमारा BCG, बॉस्टन कंसल्टेंसी सर्विसेज या बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, BCG। ठीक है, यहाँ पर इसका अगर आप डायग्राम देखो, जो यहाँ पर सॉरी वर्टिकली हमको दिया गया है मार्केट ग्रोथ रेट और हॉरिजॉन्टल दिया गया है रिलेटिव मार्केट शेयर। वर्टिकल का हाई मतलब मार्केट ग्रोथ रेट हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, तो उस वक्त क्या बोल सकते हैं, वो हो जाएगा स्टार। नेक्स्ट इज हाई लो, मतलब क्या, मार्केट ग्रोथ रेट हाई और लो शेयर मार्केट, लो मार्केट शेयर्स, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर तीसरे में कैश काउस एंड फोर्थ वन इज डाउस। ठीक है, तो देख लो करके। द BCG ग्रोथ मैट्रिक्स इज द सिंपलीस्ट वे टू portray a corporation's portfolio of investments. Growth share matrix, also known for its cow and dog metaphors, is popularly used for resources allocations in a diversified company. ठीक है, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्केट ग्रोथ रेट, जो मैंने वही बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स रिलेटिव मार्केट शेयर। ठीक है, स्टार जैसे कि बोला एकदम रैपिडली ग्रो हो रहा है, दोनों चीज़ें हाई हाई है, मतलब क्या मार्केट ग्रोथ भी हाई है और शेयर भी हाई है। ठीक है, दे ऑल्सो नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस द रैपिड growth potentially. They represent best opportunities for expansion. Next one is cash cows, are low growth high market share business or products. They generate cash and how low cost they are established successful and need less investment to maintain their market share. क्वेश्चन मार्क और डॉग्स, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, जहाँ पर हाई तो है ग्रोथ पर शेयर ही नहीं है, और डॉग्स मतलब क्या, शेयर भी कम है ग्रोथ भी कम है, तो ये पूरा बिजनेस यहाँ पर बंदी होने वाला है, ऐसा लगता है, डाइवेस्टमेंट हो सकता है, लिक्विडेशन हो सकता है। अब BCG मैट्रिक्स के पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, एक बार पहचान लिया तो पहचानने के बाद क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। फर्स्ट इज बिल्ड, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि शेयर मार्केट हम लोग बढ़ाए, इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इन फेवर ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विथ लार्ज मार्केट शेयर। होल्ड रखो, ठीक है, एक बार बिल्ड कर लिया तो उसको होल्ड करो, हार्वेस्ट एंड फोर्थ वन इज डाइवेस्ट। ठीक है, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट ड्राफ्ट। इफ BCG मैट्रिक्स रियली हेल्पफुल, मतलब ये पूछ रहा है कि जो BCG मैट्रिक्स हमने पढ़ा, कैश का वाला, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क हो गया, स्टार्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमको हेल्पफुल आती है क्या? द आंसर इज यस, बहुत हेल्प आती है। देख लो कैसे, द ग्रोथ शेयर मार्केट हैज़ डन मच टू हेल्प स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेयर देयर, हाउएवर देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस द टेक्निक्स BCG मैट्रिक्स कैन बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड costly to implement. Management may find it difficult to define SBOs and measures for share market and growth. It also focuses on classifying share, current business, but provide little advice for future planning. They can lead the company to placing too much emphasis on the market share growth or growth through entry into attractiveness new markets. Okay. सेकेंड टर्म इज ENSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ENSOF की प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, यहाँ पर देखो चार चीज़ें जैसे वहाँ पर थी, स्टार, काश काउ, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर से वापस चार चीज़ें हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक एक करके देखते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या, रेफर्स टू growth strategy where the business focus on selling existing product into existing market. existing product बेचता है और existing market में ही बेचता है, ठीक है। It is achieved by making more sales to present customers without changing products in any major way. Penetration might require greater spending on advertising or personal selling. Overcoming competition in a mature market requires an aggressive promotional campaign supported by a pricing strategy designed to make the market unattractive for competitors. अब एग्जाम्पल देखिए तो गुस्सी, a luxury clothing brand selling its luxury clothing in European markets with new designs is market penetration.
नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट, मतलब क्या वहाँ पर ग्रोथ तो है पर शेयर ही नहीं है, स्ट्रैटेजी हमारा बहुत कम है और नया मार्केट में जाएगा वो। जैसे कि एग्जांपल हुए और अब घुसी वाला ही दिया हुआ है, लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन चाइनीज़ मार्केट। पहले कहाँ पर कर रहा था बताओ यार, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब यूरोपियन में कर रहा था, अभी चाइनीज़ में चला गया, तो क्या हो गया, मार्केट को डेवलप कर दिया उसने। ये बोलता है सीधा प्रोडक्ट ही चेंज कर डाला, ठीक है। तो गुसिया लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग कैजुअल क्लोथिंग, तभी कौन सा बेटा था, लग्जरी क्लोथिंग। अभी कैजुअल क्लोथिंग बेच रहा है यूरोपियन मार्केट, मतलब सेम मार्केट बट प्रोडक्ट चेंज। अभी जो डाइवर्सिफिकेशन ना, ये सबका अलग से, ठीक है। मतलब क्या, ये बोलता है प्रोडक्ट भी चेंज कर डालेगा और मार्केट भी चेंज कर डालेगा। तो गुसिया लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग कैजुअल इन चाइनीज मार्केट, इट्स डाइवर्सिफिकेशन। एक और एग्जाम्पल दिया है, व्हेन इट्स प्रेजेंट मार्केट इज फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब क्या, पूरा ऐसा भर चुका है, ठीक है। मतलब उसके अलावा भी वो किधर सेल ही नहीं कर पाएगा उस प्रेजेंट मार्केट में। अ कंपनी में हैव नो चॉइस अदर देन टू परस्यू न्यू मार्केट, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है करके बता रहा है। थर्ड इज एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स मतलब क्या, आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे पूरा बेस्ड हुआ है। डोमिनेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल एंड वीक। देखो हमारे पास ऐसा पूरा सा एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। मतलब क्या यहाँ पर होता क्या है, ग्रीन येलो एंड रेड मतलब सिग्नल की तरह होता है। ग्रीन मतलब अच्छी चीज़ें हो रही है, डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, टीनेबल है। पर अगर येलो हो गया मतलब क्या, वो थोड़ा सा ठीक है, रेड हो गया मतलब क्या, पूरा ही ख़राब है, ठीक है। दिस इज कंपेरेटिवली लेयर पोजिशन इन मेनी केसेस attributable either to monopoly or a strong and competitive technological leadership. Strong, by virtue of this position, the firm has a considerable degree of freedom over its choice of strategies and is often able to act without its market position being unduly threatened by its competitions. Favorable. This position, which generally comes about when the industry is fragmented and no one competitor stand out clearly, results in the market leaders a reasonable degree of freedom. Tenable, although the firm within this category are able to perform satisfactorily and can justify staying in the industry, they are generally vulnerable in the face of increased competition. And the weak means performance of firms in this category is generally unsatisfactory, although the opportunities for improvement do exist. स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल, जो मैंने अभी कहा था, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आप इधर मैट्रिक्स का देख सकते हैं, इस तरह दिख रहा है, ग्रीन येलो एंड रेड। मतलब क्या, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमको और थोड़ी देर बैठना है, और यहाँ पर नीचे डाइवर्सिटी कर डालो, सीधा बोलता है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में आपने अगर कुछ भी आपको डाउट्स आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर इसमें आपको और कुछ एडिशन चाहिए कि सर हमें इनके साथ साथ और भी कुछ और ऐसा चाहिए, ये भी कराइए वो भी कराइए, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। रात को 12 बजे या 2 बजे भी आपने अगर मैसेज कर दिया तो मैं आपको अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।